नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया डेली और मैं हूं आपके साथ ऋतु। शुरुआत करेंगे गुड मॉर्निंग इंडिया की। मेरे साथ मेरे सहयोगी भी मौजूद है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गीतू चौहान और इस हमारे खास बुलेटिन में आपको दिखाएंगे देश दुनिया की तमाम अहम खबरें, वो भी एकदम अलग अंदाज में। बड़ी और अहम खबरों के साथ हम आपको बताएंगे देश का मोड़, आम आदमी के लिए जरूरी बातें। और इसके अलावा गुड मॉर्निंग इंडिया में आप देखेंगे सोच की बात, जहां हम बताएंगे वो खबर जो सबसे ज्यादा चर्चा में बनी हुई है, जो देश में बहस का मुद्दा है। और वही बात होगी दुनिया की, जहां हम आपको दिखाएंगे दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं आपका खास बुलेटिन गुड मॉर्निंग इंडिया। और आइए शुरुआत करते हैं हमारे इस खास बुलेटिन गुड मॉर्निंग इंडिया की। तो आइए हम आपको बता दें कि आज बुलेटिन में क्या कुछ खास रहने वाला है, क्या कुछ खबरें रहेंगी। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे दिल्ली में हुए ब्लास्ट के बारे में। कार ब्लास्ट मामले की जांच कर रही एनआईए ने अब अल फलाह मेडिकल कॉलेज फरीदाबाद के डॉक्टर निसार उल हसन को अपने रडार पर ले लिया है। डॉक्टर निसार उल हसन अल फलाह मेडिकल कॉलेज में रेजिडेंट डॉक्टर के तौर पर तैनात थे और वहीं अध्ययन भी कर रहे थे। वहीं दूसरी खबर में हम बात करेंगे दिल्ली में हुए धमाके को सरकार ने आखिर आतंकी हमला किस तरीके से घोषित किया है, इसको लेकर के भी हम जानकारी देंगे। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक में इस घटना की कड़ी तौर पर निंदा की गई है और आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति दोहराई गई है। सरकार ने जांच एजेंसियों को तेजी से जांच करने के निर्देश तक दिए हैं ताकि दोषियों को जल्द से जल्द सजा मिल सके। बिल्कुल। और तीसरी खबर में बात होगी रुद्र ब्रिगेड की। इंडियन आर्मी की सबसे खतरनाक बटालियन ने पाकिस्तान से सटे सरहदी इलाके जैसलमेर में अखंड प्रहार युद्धाभ्यास किया है और ये युद्धाभ्यास त्रिशूल युद्धाभ्यास के अंतर्गत किया गया है। तो इस दौरान सेना के रुद्र ब्रिगेड के जवानों ने रेगिस्तान में अपना रौद्र रूप दिखाया। और वहीं आखिरी खबर में बात सनातन एकता यात्रा की करेंगे, जहां बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की सनातन एकता यात्रा उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर रही है। मथुरा में उनके भव्य स्वागत की तैयारियां अब जोरों पर है। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य सनातनियों में एकता, हिंदू जागृति और ब्रज क्षेत्र में धार्मिक मुद्दों पर जागरूकता फैलाना है। तो इन चारों खबरों पर हमारी नजर बनी रहेगी कि करके हम आपको हर खबर से रूबरू कराएंगे। और वहीं शुरुआत कर लेते हैं पहली खबर के साथ। तो दिल्ली के लाल किले के पास हुए कार ब्लास्ट मामले की जांच कर रही राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए ने अब अल फलाह मेडिकल कॉलेज फरीदाबाद के डॉक्टर निसार उल हसन को अपने रडार पर ले लिया है। डॉक्टर निसार उल हसन अल फलाह मेडिकल कॉलेज में रेजिडेंट डॉक्टर के तौर पर तैनात थे और वहीं अध्ययन भी कर रहे थे। सूत्रों के मुताबिक धमाके के बाद उनके लापता होने की खबरें भी सामने आई थी। और वही देखिए, अल फलाह जब यूनिवर्सिटी की बात हो रही है, इसमें लगातार नए नए खुलासे हो रहे हैं, लेकिन अल फलाह चैरिटेबल ट्रस्ट ने इन दावों को खारिज करते हुए कहा कि डॉक्टर कॉलेज कैंपस में ही मौजूद है और सुरक्षा एजेंसियां उनसे पूछताछ भी कर रही है। वहीं साथ ही साथ सुरक्षा एजेंसियों का कहना है कि वह फरार है और उन्हें पकड़ने के लिए बड़े स्तर पर तलाशी अभियान भी चलाया जा रहा है। बिल्कुल। और देखिए, डॉक्टर निसार उल हसन जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले के अचबल सोपोर के रहने वाले हैं। वो कभी डॉक्टर एसोसिएशन कश्मीर के अध्यक्ष भी रहे हैं और अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी के करीबी में माने जाते हैं ऋतु। और वो पहले श्रीनगर के गवर्नमेंट कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर भी तैनात थे। तो जानकारी के मुताबिक उन्हें एसएमएचसी अस्पताल से आतंकी संगठनों से कथित संबंधों के चलते उस वक्त बर्खास्त किया गया था। बिल्कुल, आपने ठीक कहा है गीतू। और ऐसे में लगातार जो ये तार खुल रहे हैं, ये जो तार कहीं ना कहीं सुलझ रहे हैं, इससे अब नए नए खुलासे हो रहे हैं। वही जम्मू कश्मीर की बात अब कर लेते हैं। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने उन्हें देश विरोधी गतिविधियों और साथ ही साथ आतंकी नेटवर्क से जुड़े होने के आरोपों के चलते सेवा से हटा दिया था। अब देखिए, सबसे मुख्य तौर पर यह बात निकलकर सामने आती है। एनआईए अब ये जांच कर रही है कि क्या डॉक्टर निसार उल हसन का दिल्ली रेड फोर्ट में जो ब्लास्ट हुआ, उन आरोपियों से कोई सीधा या अप्रत्यक्ष रूप से संबंध था। एजेंसी ने कई डिजिटल सबूतों और संचार रिकॉर्ड्स को भी जो है खंगाला है। तमाम डिटेल्स, तमाम डॉक्यूमेंट्स को खंगाला जा रहा है। बिल्कुल। और अब ये सारी डिटेल्स खंगाली जा रही है ऋतु। देखना होगा कि और क्या कुछ निकलकर सामने आता है, क्योंकि देखिए, सुरक्षा एजेंसियों के अनुसार उनकी भूमिका संदिग्ध है और वो गिलानी के करीबी नेटवर्क का हिस्सा रहे हैं। तो फिलहाल डॉक्टर निसार उल हसन की तलाश जारी है और एनआईए ने उनके संभावित सभी ठिकानों पर छापेमारी तेज कर दी है। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे संवाददाता रमन सैनी से। रमन, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है, क्योंकि कहा जा रहा है कि लगातार जिस तरह से डॉक्टर हसन को लेकर यहाँ पर चर्चा की जा रही है, किस तरह का संबंध रहा है और छानबीन अभी की जा रही है, क्या कुछ सबूत फिलहाल मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं?
देखिए गीतू, निश्चित रूप में जो दिल्ली में ब्लास्ट हुआ और उसके बाद फरीदाबाद का जो अल फलाह यूनिवर्सिटी है वो कहीं ना कहीं इस समय एनआईए के रडार पर है, क्योंकि सभी के सभी जिहादी डॉक्टर जो हैं वो कैसे एक ही यूनिवर्सिटी के अंदर आकर जॉब करना शुरू करते हैं, वहाँ पढ़ते भी हैं, वहाँ पढ़ाना भी काम शुरू कर देते हैं। चाहे वो लखनऊ की लेडी डॉक्टर हो, चाहे वो कश्मीर से जितने भी डॉक्टर जो हैं वो बर्खास्त किए गए हों। उमर की बात कर ले तो उमर को भी अनंतनाग हॉस्पिटल से तब उनको सस्पेंड किया गया था जब एक व्यक्ति की जो है उनके इलाज के दौरान जो है वो मौत हो जाती है, वो भी जाकर अल फलाह यूनिवर्सिटी के अंदर शामिल हो जाते हैं। अदील जो है वो भी वहीं पर जाकर अपना काम काज और प्रैक्टिस जो है वो शुरू करते हैं। इसके साथ साथ में अगर हम मुजम्मिल की बात करें, या तमाम वो डॉक्टर जो जिनका रिश्ता सीधे तौर पर अल फलाह यूनिवर्सिटी के साथ जुड़ा हुआ है, तो अल फलाह यूनिवर्सिटी इस समय कहीं ना कहीं जिहादी डॉक्टरों का एक केंद्र बनता हुआ नजर आ रहा है। और अब ताजा नाम जो है निसारुल हसन का सामने आया है। और निसारुल हसन तो एक ऐसे डॉक्टर थे जिनको बाकायदा नवंबर 2023 में जम्मू कश्मीर के राज्यपाल ने आतंकियों के साथ जब उनके रिश्ते स्थापित हुए थे तो उसके बाद उनको बाकायदा सरकारी नौकरी से बर्खास्त किया गया था। यानी कि उनके डॉक्यूमेंट पर रेड इंक जो है वो कहीं ना कहीं चलाई गई होगी, और उसके बावजूद अल फलाह यूनिवर्सिटी में उनको जॉब मिल जाता है, पढ़ने पढ़ाने का काम मिल जाता है। तो ये रमन, और जिस तरीके से आप जानकारी दे रहे हैं, नए नए किरदार इस पूरे प्रकरण में सामने आ रहे हैं और अब एक एक करके जब खुलासे हो रहे हैं तो लिहाजा अब ये जांच जो है और तेज नजर आ रही है। आप लगातार हमारे साथ बने रहे, कुछ और खबरें जिन पर आपसे अपडेट हम चाहेंगे। फिलहाल एक बड़ी खबर जो सामने आई थी, रविवार की शाम दिल्ली के लाल किला के पास धमाके को लेकर के जो बड़ा अपडेट सामने आया। बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी यानी कि सीसीएस की बैठक में सरकार ने दिल्ली कार ब्लास्ट को आतंकी हमला करार दिया है। गीतू, बिल्कुल, और देखिए एनआईए को इस मामले की जांच सौंपी गई है। ये व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल का एक सनसनीखेज मामला सामने आ रहा है, जिसमें कि डॉक्टर जैसे सम्मानित पेशे से जुड़े लोग और पढ़े लिखे लोग, युवा शामिल हैं। तो इस केस में गिरफ्तारियों का सिलसिला जम्मू कश्मीर से उत्तर प्रदेश तक फैला हुआ है। और इसके साथ साथ बता दें, जिस तरीके से आपने कहा कि उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों से इसका कहीं ना कहीं नेटवर्क जुड़ता है, पाकिस्तान स्थित जैश ए मोहम्मद का कनेक्शन भी सामने आ रखा है। जांच टीमों द्वारा सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं, जिसके बाद पता चला है कि दिल्ली ब्लास्ट में इस्तेमाल I-20 कार 10 नवंबर की सुबह तकरीबन 7:30 बजे के आसपास फरीदाबाद के अल फलाह यूनिवर्सिटी के बाहर देखी गई थी। अब जरा तार जोड़िएगा किस तरीके से यहाँ पर प्रेजेंस जो है अल फलाह यूनिवर्सिटी में उस गाड़ी की थी जो इस दौरान, इस ब्लास्ट के दौरान वहां पर मौजूद थी। बिल्कुल बिल्कुल, और ये देखिए कि इस दिन सुबह की अगर हम बात करते हैं, 8:04 का समय था और ये कार बदरपुर बॉर्डर से दिल्ली में एंटर होती है और ओखला इंडस्ट्रियल एरिया और मयूर विहार में भी इसे सीसीटीवी कैमरों में देखा गया है। तो कार डॉक्टर उमर चला रहा था और ब्लैक मास्क उसने लगाया हुआ था। 10 नवंबर की दोपहर में कार सेंट्रल दिल्ली में घूमती रहती है और यहाँ पर किसी को पता भी नहीं चलता, कोई शक नहीं करता। लगभग 2:30 बजे ये कनॉट प्लेस के इनर सर्कल में चक्कर लगा रही थी और ब्लास्ट वाले दिन दोपहर 3:15 पर I-20 कार चांदनी चौक के पास सुनहरी मस्जिद की पार्किंग में करीब 3 घंटे तक खड़ी रही। और ये बहुत हैरानी की बात है रितु, इतना सब कुछ होता रहा, किसी की नजर नहीं पड़ी, कोई सुरक्षाकर्मी उस वक्त ऐसा नहीं दिखा कि थोड़ा भी ये सोचता है कि संदिग्ध गाड़ी है। किसी को भनक तक नहीं लगी गीतू, ऐसा कहा जा सकता है साफ तौर पर, क्योंकि उनके जो हाव भाव थे ऐसा नहीं था कि कुछ अलग, कुछ अलहदा वो कर रहे हैं। वहीं सीसीटीवी फुटेज से पता चलता है कि ड्राइवर दोपहर 3:19 से शाम 6:30 बजे के तकरीबन तक मस्जिद की पार्किंग में ही कार के अंदर ही बैठा रहा। विस्फोट से कुछ मिनट पहले ही अगर कहें तो कार चांदनी चौक लाल कहा जा रहा है कि इस किला कॉरिडोर के आसपास ही मंडराती हुई नजर आई, कॉरिडोर की ओर मुड़ी और इस ऐतिहासिक मुगल कालीन स्मारक के पास यू टर्न लिया और फिर सुभाष मार्ग पर लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 पर ये रुकी है। इसके बाद शाम 6:52 पर यह विस्फोट होता है। अधिकारी इस रूट में लगे हुए हैं कि कहीं ना कहीं यहां से कुछ निकल सकते हैं, कुछ ना कुछ सबूत यहां से मिल सकते हैं। 1000 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे खंगाले जा रहे हैं। आप इसका पैमाना समझिए ताकि यहां पता लगाया जा सके कि क्या कार में कोई और भी बैठा था या सिर्फ उमर इसमें था। बिल्कुल, और यहाँ पर देखिए देखने वाली बात यह है कि ऋतु लगातार उमर ही कैमरे में कैद हो रहा है और ये बात भी बहुत सोचने वाली है कि अकेले क्या इस पूरे मामले को ऑपरेट कर रहा था, जो से कमांड्स मिल रहे थे, या और भी लोग थे उसके साथ जो बीच में उतरे या कहीं और से चढ़े, कहीं और उन्होंने एक तरह से वो नीचे उतर जाते हैं। तो ये तमाम ऐसे पहलू हैं जिनको लेकर भी जांच की जा रही है। एक बार फिर से रुक करेंगे हमारे संवाददाता रमन सैनी का। रमन, तो लगातार हमें देखिए जिस तरह से डॉक्टर उमर को लेकर सारी बातें सामने आ रही है, अब सीसीटीवी फुटेज के
के जरिए ये देखा जा रहा है कि आखिर ये कैसे वहां पर घूम रहा था, क्या उसके साथ कोई और भी मौजूद था या नहीं था। ये तमाम पहलू है जिन पर बहुत बारीकी से अब जांच की जा रही है। बिल्कुल गीतू, देखिए जिस तरीके से पहले दिन जब ये ब्लास्ट हुआ 10 तारीख की शाम को, उसके बाद से ही लगातार जो है वो कहा जा रहा था, इस बात के संकेत मिल रहे थे ये कहीं ना कहीं आतंकी घटना हो सकती है। और जब एनआईए को इसकी पूरी जांच जो है गृह मंत्रालय की तरफ से सौंपी गई, तब ये कहीं ना कहीं स्पष्ट हो गया था कि आतंकी मॉड्यूल इस ब्लास्ट के अंदर कहीं ना कहीं काम किया हुआ है, इसलिए एनआईए को जो जांच है इसकी सौंपी गई थी। कल प्रधानमंत्री की जो सीसीएस की बैठक हुई, उसके बाद इस चीज को सार्वजनिक रूप से इस चीज को मान लिया गया कि ये एक आतंकी मॉड्यूल था जो जिस ब्लास्ट के अंदर जिसमें उसका हाथ जो है वो बताया जा रहा था। और प्रधानमंत्री ने हमने देखा कि किस तरीके से भूटान की धरती से जो है वो स्पष्ट संदेश दिया था कि किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। अब अगर हम बात करें उमर अपने आप में एक बेहद संदिग्ध, अपने आप में ऐसा एक नाम सामने निकल कर आया है क्योंकि उमर ने ही इस ब्लास्ट को जो है वो अंजाम दिया था। और अभी हालांकि पहले इस बात को लेकर असमंजस था कि क्या उस गाड़ी के अंदर उमर मारा गया है या वो फरार है, लेकिन कल जो डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट आई है देर रात को, उसमें ये चीज स्पष्ट हो गई है कि इस गाड़ी को उमर ही चला रहा था, क्योंकि उमर की मां का डीएनए जो है वो श्रीनगर के पुलवामा में लिया गया था, उसके साथ उमर के डीएनए का मिलान जो है वो हो गया है। और अब ये स्पष्ट हो गया है कि ये एक आतंकी घटना थी और बाकायदा इसे सोच समझकर कहीं ना कहीं प्लान किया गया था। लेकिन जिस तरीके की जो जानकारियां निकल कर आ रही है, मुजम्मिल का फोन जो है वो जब जांच एजेंसियों के पास पहुंचा है और उसका डंप डाटा जो है जिस तरीके से रिकवर किया गया है, तो उसमें अगर आप देखें तो इसके कई और मायने निकल कर आ रहे हैं कि उमर ने और मुजम्मिल ने दोनों ने मिलकर लाल किला की और दिल्ली के आसपास के इलाकों की कई बार रैकी की थी। और इसमें यह भी निकलकर सामने आ रहा है कि कहीं ना कहीं 6 सितंबर जिस दिन बाबरी मस्जिद का डिमोलिशन हुआ था, उस दिन कोई बड़ा आतंकी हमला करने दिल्ली के अंदर जो है वो ये संगठन जो है वो उसकी फिराक में था, लेकिन वो उसको अंजाम दे पाता, अपने उस हमले को अंजाम दे पाता। उससे पहले ही ये पूरा का पूरा जो मॉड्यूल था उसे जम्मू कश्मीर पुलिस ने पकड़ लिया और उसके बाद फरीदाबाद की पुलिस के साथ मिलकर पूरा का पूरा फरीदाबाद मॉड्यूल सामने आया है। हमने देखा उसी दिन गिरफ्तारी हुई थी डॉक्टर तारिक की भी, और जिस तरह से कहा जा रहा है कि ये बड़ी हड़बड़ाहट में किया, यानी ये बहुत जो बम धमाके थे और सिलसिलेवार तरीके से किए जा सकते थे और ऐसी ही प्लानिंग चल रही थी। लेकिन जब उन्हें लगा कि ये पकड़े गए हैं और अब कुछ नहीं कर पाएंगे, बहुत सारे खुलासे हो जाएंगे, तो उस समय का एक तरह से कहिए हड़बड़ी में फैसला लिया गया कि किसी भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाइए और इस बम ब्लास्ट को कर दीजिए। देखिए इसके पीछे दो कहीं ना कहीं जो थ्योरी है वो चल रही है कि एक तो हड़बड़ी में गलती से डेटोनेट हो गया है और ये गाड़ी जो है वो ब्लास्ट हो गई है, और दूसरा ये भी कहा जा रहा है कि क्योंकि आदिल पकड़ा गया था, मुजम्मिल पकड़ा गया था, उसके तमाम साथी जो है वो जहां पर सामान को मौत के सामान को डंप करके रखा गया था वो पकड़ा गया था। ऐसे में उमर की तलाश जो है वो फरीदाबाद से लेकर दिल्ली पुलिस और जम्मू पुलिस लगातार कर रही थी। और उमर कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में जब ये गाड़ी लेकर आया है तो उसके अंदर एक्सप्लोजिव जो अमीनो नाइट्रेट था वो मौजूद था, उसके साथ साथ केमिकल जो था वो मौजूद था। और जिस तरीके से सुनहरी मस्जिद में 3 घंटे का समय जो है वो बिताया है उमर की तरफ से, और उसके बाद जब वो लाल किले की तरफ से निकला है, तो हो सकता है किसी ने बाहर से उसको डेटोनेट किया हो, चाहे वो मोबाइल ऐप के थ्रू हो, चाहे वो जो है वो रिमोट कंट्रोल के थ्रू हो, क्योंकि कहीं ना कहीं अब ये पूरी थ्योरी जो है जब एनआईए इसकी जांच करेगी तो इसकी एक एक कड़ियां जो है वो निकलकर सामने आएंगी। अब जिस तरीके से निसार डॉक्टर जो है जो अभी फरीदाबाद में, जिसको पहले एब्सकॉन्डिंग बताया जा रहा था लेकिन अब बताया जा रहा है कि वो शायद पकड़ में आ गया और उससे पूछताछ लगातार चल रही है, तो पूरा एक जो षड्यंत्र रचा गया था, क्योंकि ये षड्यंत्र जिस तरीके से इसमें व्हाइट कॉलर डॉक्टर्स को इस्तेमाल किया गया था, तो ये एक छोटा ब्लास्ट करने की तक ही मोहदीद नहीं था, इसके मायने बहुत बड़े थे। क्योंकि जिस तरीके से 2900 किलो के आसपास में आईडी बनाने का साजो सामान रिकवर हुआ था, और 24 क्योंकि हम नेक्सस की जिसकी बात कर रहे हैं, कहा जा रहा है सफेद पोश डॉक्टर इसमें एक के बाद एक सामने आ रहा है, कोई और व्यक्ति नहीं है, एक ऐसा प्रोफेशन जिस पर कभी शक भी ना हो। और जब भी आप तमाम किरदारों को उठाकर देखेंगे, वो तमाम जो किरदार है वो सभी डॉक्टर्स है। इस लिहाज से अगर हम देखें, और जो पूरे दिन की सीरीज रही है नबी की, जिस तरीके से हम बता रहे 3 बजे कहां था, 2:30 बजे कहां था, 6 बजे कहां पर सुनहरी मस्जिद के पास वो देखा गया, ट्रेस किया गया, इन तमाम डॉट्स को आप कैसे कनेक्ट कर रहे हैं? देखिए निश्चित रूप में अगर इन डॉट्स को एनआईए जब कनेक्ट करना शुरू करेगी तो एक बहुत बड़ा खुलासा जो है वो आने वाले दिनों में आप देखेंगे। क्योंकि जिस तरीके से मैं बता रहा हूं कि उनके जो ये व्हाइट कॉलर डॉक्टर्स का इस्तेमाल इस नेटवर्क, खासतौर पर जैश ए मोहम्मद ने जो इसका इस्तेमाल किया है, उसके मायने बहुत बड़े बन जाते हैं और उसकी प्लानिंग जो है वो बहुत बड़ी थी। क्योंकि 2 जगह पर 2 डेट्स जो है वो निकल कर आ रही है सामने। एक तो 6 दिसंबर की वो डेट जिस दिन बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ था, उस दिन दिल्ली के अंदर कोई बड़े आतंकी हमले को अंजाम देने की कोशिश करनी थी। एक
एक ब्लास्ट नहीं, सीरियल ऑफ ब्लास्ट जो है वो करने की कवायद जो है वो इनकी तरफ से एक योजना जो है वो बनाई जा रही थी। इसीलिए वहां पर जहां पर आईडी बनाने का साजो सामान मिला है वहां पर 24 फ्यूज जो है वो मिले, यानी कि अगर 20 आईडीज भी बनाई जाती दिल्ली के अलग अलग इलाकों में या देश के अलग अलग इलाकों में एक साथ 20 जगह पर आईडी ब्लास्ट होते तो आप सोचिए कि ये कितना बड़ा एक आतंकी हमला हो सकता था। लेकिन वक्त रहते जम्मू कश्मीर पुलिस, लखनऊ पुलिस, सहारनपुर की पुलिस और जिस तरीके से फरीदाबाद की पुलिस ने काम किया तो ये पूरा का पूरा एक नेटवर्क जो था उसका भांडाफोड़ किया गया और ये एक बहुत बड़ा संभावित हमला जो हो सकता था उसको होने से रोक दिया गया। अब उमर की अगर हम बात करें तो उमर निश्चित रूप में एक बहुत बड़ी कड़ी जो है वो निकल कर सामने आ रहा है, क्योंकि उमर पुलवामा का रहने वाला है, इसके साथ साथ में मुजम्मिल भी पुलवामा का रहने वाला है और इन दोनों के क्लोज कनेक्शन पहले से ही देखे गए थे। इसलिए मुजम्मिल को अब लगातार जो है वो उसको इंटरोगेट किया जा रहा है, उससे सारी चीजें जो है वो पूछी जा रही हैं। जिस तरीके से ये पूरा प्लानिंग की जा रही थी कि एक तो 6 दिसंबर को आतंकी हमला करना, दूसरा 26 जनवरी को लाल किले पर आतंकी हमला, क्योंकि मुजम्मिल का जो डंप डाटा फोन का जो रिकवर किया गया है उसमें लाल किले की भी रैकी जो है वो कई बार की गई है। तो ये सारी चीजें अगर आप देखेंगे तो एक बहुत बड़ी प्लानिंग जो है वो की जा रही थी। हालांकि ये प्लानिंग पिछले कह सकते हैं कि 2 सालों से की जा रही थी, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद इस प्लानिंग को और ज्यादा तेज कर दिया था, क्योंकि जैश ए मोहम्मद को जिस तरीके की चोट ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मिली थी, अजहर मसूद का पूरा परिवार जो है इस ऑपरेशन में खत्म हो गया था, उसके बाद वो लगातार बदला लेने की कवायद कर रहा था। जी बिल्कुल रमन, और आप हमारे साथ बने रहिए। अब हम अगली खबर का रुख कर लेते हैं। एक और बड़ी खबर बता दें, पाकिस्तान की आतंकी गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए भारतीय सेना ने अपने नए गेम चेंजर फोर्स रुद्र ब्रिगेड को मैदान में उतार दिया है। तो जैसलमेर बॉर्डर पर चल रहे ऑपरेशन त्रिशूल के तहत प्रचंड प्रहार युद्धाभ्यास में इन दोनों इकाइयों ने पहली बार अपनी युद्ध क्षमता का शानदार प्रदर्शन किया है। और साथ ही ये भी बता दें कि सेना की वही ब्रिगेड है जिसे हाल ही में कहा जा रहा है कि बिजली की रफ्तार से हर हमले का जवाब देने के लिए माकूल बताया जा रहा है। भारत की सबसे उन्नत ब्रिगेड ये है और इस बटालियन में शामिल है इंडियन आर्मी के जवान, जो कि दुश्मनों के लिए यमराज से कम साबित नहीं होंगे। इन जवानों ने पाकिस्तान से सटे सरहदी इलाके में तमाम जो युद्ध अभ्यास चल रहे हैं, जिसमें सबसे पहले अगर बात करें तो ऑपरेशन जो त्रिशूल चल रहा है उसमें भाग लिया आएगी। तो बिल्कुल, और देखिए इस युद्ध अभ्यास में इंडियन आर्मी की रुद्र ब्रिगेड ने वही किया जिसके लिए उसका गठन किया गया है। यानी इंडियन आर्मी की ये ब्रिगेड किसी परिस्थिति के हर दम तैयार रहती है और इसके लिए जवान गोला बारूद, तोप, ड्रोन, डॉग फाइट, हर तरह के युद्ध के लिए ट्रेंड है। और ये बटालियन इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और पारंपरिक युद्ध दोनों में ही माहिर है। तो ये जवान स्वदेशी हथियार का इस्तेमाल भी कर रहे हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा संदेश है कि देखिए हमारे पास इतने स्वदेशी हथियार है कि हम दुश्मन को मजा चखा सके। बिल्कुल, और ऑपरेशन अखंड प्रहार भारतीय सेना की थल, वायु और तकनीकी क्षेत्रों में एकीकृत यानी कि इंटीग्रेटेड संचालन करने की क्षमता को प्रमाणित भी करता है और इसे कहीं ना कहीं ऑन ग्राउंड पेश भी करता है। इस संयुक्त शस्त्र युद्ध अभ्यास और समन्वय के साथ साथ वास्तविक के समय में युद्ध की जो रणनीति है उस तकनीक और प्रोसेस की प्रक्रिया में तत्काल बदलाव का अभ्यास भी किया गया है। यानी कि कुल मिलाकर अगर कहे तो ये जो रुद्र और काल भैरव कहीं ना कहीं जो युद्ध अभ्यास किए जा रहे हैं, ये जो इकाई है, ये जो तिकड़ी है, ये भारत की तरफ से जिस तरीके से एड ऑन किया जा रहा है और दुश्मनों के पसीने इससे छूट रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि ये जो प्रक्रिया है तत्काल बदलाव का अभ्यास है, यानी कि कोशिश ये की जा रही है कि और ज्यादा जो सैन्य क्षमता है उसको कहीं ना कहीं बढ़ाया जाए, उसे और एड ऑन किया जाए, उसे और ज्यादा बूस्ट अप मिले। और ऐसे में कहे तो आर्मी, नेवी और इसके साथ साथ एयरफोर्स, तीनों जो हमारी इकाइयां हैं उन्हें और ज्यादा इससे बल मिलने वाला है। सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये इंटीग्रेटेड सिस्टम है, इंटीग्रेटेड ग्राउंड ऑपरेशंस इसमें होंगे। रमन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधे रमन के पास चलते हैं। रमन, देखिए इंटीग्रेटेड यानी एकीकृत जो ये कहीं ना कहीं बैटल ग्रुप बनाए गए हैं जिसमें रुद्र भी आता है, भैरव भी आते हैं, इनका महत्व किस तरीके से है? ये काफी है दुश्मनों के रोंगटे खड़े करने के लिए? देखिए, निश्चित रूप में ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत के थल सेना के अध्यक्ष जो है जनरल उपेंद्र द्विवेदी की तरफ से ये घोषणा जो है वो की गई थी और ये बताया गया था कि भारत अब 3 नई यूनिट्स को खड़ा कर रहा है, जिसमें पहली जो होगी वो रुद्र ब्रिगेड, ये इंटीग्रेटेड ब्रिगेड होगी जिसमें आर्टिलरी से लेकर मैकेनिकल, थल सेना और जितने भी तंत्र लड़ाई के अंदर इस्तेमाल होते हैं उनको एक यूनिट के साथ जो है वो लाया जाएगा। यानी कि कभी भी युद्ध की जरूरत पड़े तो अलग अलग ब्रिगेड, अलग अलग यूनिट से जो है वो परमिशन लेने की जरूरत नहीं होगी। ये इंटीग्रेटेड यूनिट जो
है वो एक साथ प्रहार कर सकती है और अपना काम जो है वो उसको युद्ध के मैदान में शुरुआत उसकी कर सकती है। तो ये रहा रुद्र ब्रिगेड। और उसके साथ साथ में अगर हम देखें तो भैरव बटालियन की तैनाती की गई है। भैरव बटालियन जो है वो अटैक करने के लिए बनाया गया है। ये एसएफ यानी कि स्पेशल फोर्सेस जो है और इसके साथ साथ में जो घातक यूनिट होती है इसके बीच की कड़ी होगी और इसके अंदर तमाम उन जवानों को शामिल किया गया है जो सीमा पार जाकर चाहे वो रेड करनी हो, चाहे वहां पर हमला बोलना हो, धावा बोलना हो, उन पर जो है उनको महारत हासिल की गई है। अत्याधुनिक हथियारों के साथ उनको लैस किया गया है। तीसरी यूनिट जो है वो अनीस यूनिट है। अनीस यूनिट जो है वो ड्रोन की यूनिट है। ये यूनिट जो है हर एक बटालियन के अंदर एक प्लाटून जो है वो रहेगी और ये प्लाटून जो है बाकायदा कोई भी ऑपरेशन करना होगा तो उसमें आजकल मॉडर्न वॉरफेयर का जो जिस तरीके से ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है, ड्रोन से पहले इलाके को खंगाला जाएगा, वहां पर क्या कुछ दुश्मन की गतिविधियां हैं, दुश्मन की पोजीशनिंग क्या है, उसको देखकर फिर भारतीय यूनिट जो है वो उस इलाके के अंदर अग्रसर होंगी। और 31 अक्टूबर के बाद ये तीनों यूनिट्स यानी कि चाहे हम रुद्र ब्रिगेड की बात करें या फिर हम भैरव बटालियन की बात करें या फिर अनीस प्लाटून की बात करें, ये तीनों भारतीय सेना के अंदर कंडक्ट कर दी गई है। और कल जिस तरीके से अखंड प्रहार जो एक ऑपरेशन त्रिशूल जो है वो इस समय बीकानेर के अंदर राजस्थान के अंदर चल रहा है, वहां पर बाकायदा इसका ट्राई एंड टेस्टेड जो है वो किया गया। और अब ये कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में अगर कहीं पर भी कोई संघर्ष है तो आने वाले समय में भारत ने भी साफ कर दिया था कि अगर किसी भी तरह की कोई आतंकी घटना होती है एक्ट ऑफ वॉर के दायरे में आएगी और इसके लिए ये बड़ी तैयारी हम इसे मान सकते हैं। बिल्कुल निश्चित रूप में भारत ने पहले ही कह दिया था कि अगर किसी भी तरीके से पाकिस्तान के द्वारा या पाकिस्तान प्रायोजित जो आतंकवाद है उसके द्वारा भारत को निशाना बनाने की कोशिश की जाएगी तो उसे एक्ट ऑफ वॉर के अधीन ही देखा जाएगा। और जिस तरीके से कल सीसीएस की बैठक हुई है और उसके बाद भारत सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो सीमा के अंदर रहने वाला हो या फिर इसकी साजिश रचने वाला सीमा के पार क्यों ना बैठा हो। ऑपरेशन सिंदूर में भी हमने यही देखा था कि किस तरीके से प्रिसाइज अटैक जो है वो बहावलपुर और मुरीद के साथ में पीओके के यानी कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ही ये कहीं ना कहीं क्लियर हो गया है कि हमारे इरादे क्या है और यदि किसी तरीके की हस्तक्षेप वहां से किया जाता है तो जवाब माकूल तरीके से दिया जाएगा। रमन, आप बने रहे हमारे साथ, कुछ और खबरों पर जानकारी आपसे लेंगे। बहरहाल एक और बड़ी खबर सामने आ रही है जो कि बागेश्वर धाम सरकार को लेकर के यानी कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को लेकर के है, जो कि सनातन एकता यात्रा को लेकर के निकले हैं। वो एकता यात्रा जो है वो आगे बढ़ती जा रही है, प्रगति कर रही है। आज उत्तर प्रदेश में प्रवेश होने के बाद बागेश्वर धाम सरकार ब्रज भूमि में आगमन होगा। उनके स्वागत के लिए खास तौर पर मथुरा में तैयारियां जोरों से चल रही है। पूरा जो समाज है, साधु समाज अगर कहें, इसकी तैयारियों में जुटा हुआ है। गीतू, बिल्कुल। और देखिए खबरों के मुताबिक टोल प्लाजा से ही पदयात्रा पर फूलों की बारिश की जाएगी। वहीं पुलिस बल भी सुरक्षा की दृष्टि से तैनात रहेगा। वरिष्ठ अधिकारियों ने सभी पुलिसकर्मियों को दिशा निर्देश दे दिए हैं। किसी भी सुरक्षा चूक से बचने के लिए प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। तो पदयात्रा को देखते हुए भी रूट डाइवर्ट किए गए हैं और ये माना जाए कि अब लोगों के लिए थोड़ी सहूलियत भी हो जाए, इसलिए कुछ रूट्स की जानकारी भी दी जा रही है। बिल्कुल। और इसकी तैयारी बहुत पहले से गीतू चल रही थी। इस एकता यात्रा को लेकर के समय समय पर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने अपनी बात रखी भी थी और लगातार एकता का जो मंत्र है वो देते रहते हैं। दिल्ली से वृंदावन तक निकाली जा रही इस यात्रा को लेकर के जानकारी मिल रही है कि श्री बागेश्वर बांके बिहारी मिलन सनातन हिंदू एकता पदयात्रा कोटन बॉर्डर से ब्रज की सीमा में प्रवेश करेगी। इस अवसर पर ब्रज तीर्थ देवालय न्यास की तत्वाधान में सनातन हिंदू एकता पदयात्रा का अभूतपूर्व स्वागत भी किया जाएगा, यानी कि खूबसूरती के साथ स्वागत किया जाएगा। ऋतु, तैयारियां पूरी हैं और ऐसे में स्वागत की भी भव्य तैयारियां हैं। तो इस यात्रा की शुरुआत देखिए 7 नवंबर 2025 को दिल्ली के छतरपुर स्थित कात्यायनी माता मंदिर से की गई थी। और इस पद यात्रा की कुल दूरी की अगर हम बात करें तो 170 किलोमीटर ये है। दिल्ली से होकर हरियाणा और उत्तर प्रदेश के रास्ते वृंदावन तक की यात्रा रहने वाली है, जिसके लिए तमाम तैयारियां हैं और अब अपने पड़ाव तक ये पहुंचने वाली है। किसी भी यात्रा की अगर बात होती है गीतू, तो उसके पीछे उसका मोटिव वर्क खोजा जाता है, उद्देश्य क्या है उसका। और ऐसे में इस एकता यात्रा का उद्देश्य सनातनियों में एकता स्थापित करना है, यूनिटी स्थापित करना है, हिंदू जागृति, ब्रज क्षेत्र में मांस मदिरा पर रोक लगाना है, जिसकी बात लगातार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री करते आए हैं। यमुना शुद्धिकरण और धार्मिक स्थलों की सुरक्षा जैसे मुद्दों पर जागरूकता भी फैलाना है। आप समझिए एक साथ इन तमाम चीजों को लेकर के ध्यान भी केंद्रित किया जाएगा। सुनवाते हैं आपको। हम एक बात कह दें, हम न रुकेंगे न डरेंगे। यदि आज भारतीय एक नहीं हुआ, 150 करोड़ लोगों की 150 किलोमीटर की ये पदयात्रा है, यदि सभी एक नहीं हुए तो जो बम धमाका दिल्ली में हुआ है
ऐसा भारत के हर गली कोने में होता दिखाई देगा। इसी के लिए आवश्यकता है एकता की, यूनिटी की। यूनिटी ही एकमात्र माध्यम है जिससे भारत में शांति, विश्व में शांति सनातन के द्वारा स्थापित की जा सकती है। उद्देश्य साफ कर दिया है पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री ने। और रुक करेंगे हमारे संवाददाता प्रेम कौशिक का। प्रेम, तो आज मथुरा पहुंचने वाली है ये यात्रा, क्या जानकारी इसको लेकर? बिल्कुल, जिस तरह से 7 नवंबर से शुरू हुई ये सनातन हिंदू एकता पद यात्रा जो शुरुआत होती है और होटल से होते हुए आज जो है वृंदावन मथुरा के ये कोटवन क्षेत्र में पहुंचेगी। कोटवन क्योंकि बॉर्डर है मथुरा का, यहाँ से ये यात्रा प्रवेश करेगी। प्रवेश के दौरान में भव्य स्वागत की यहाँ पे ब्रजवासियों द्वारा, साधु संतों द्वारा तैयारियां की गई है। ब्रज देवालय इतिहास द्वारा यहाँ पर बड़े रूप से यहाँ पर स्वागत किया जा रहा है। उसी के साथ में यहाँ के जो ब्रजवासी महिलाएं हैं वो इनका स्वागत करेंगी। इसी के साथ में शंखों के वादन के, शंखों की ध्वनि के साथ में इनका और स्वस्ति वाचन के साथ में इनका स्वागत किया जाएगा। ये पदयात्रा आज से 4 दिन तक यहाँ मथुरा के वृंदावन तक पहुंचेगी और ये 55 किलोमीटर की यात्रा को दूरी तय करेगी। इसी के साथ में आज देखिए जिस तरह से पड़ाव स्थल रहेगा, ये आज सेल टैक्स ऑफिस में इसका दोपहर का भोजन होगा। उसी के साथ में रात्रि विश्राम इसका 8.5 किलोमीटर चलने के बाद में कोसी की मंडी में उसके जो है आज ठहराव होगा। उसके बाद में कल फिर यात्रा शुरू होगी। इस तरह से पड़ाव स्थल यहाँ पर बनाए गए और जगह जगह पर भव्य स्वागत की तैयारियां की गई है। धीरेन्द्र शास्त्री महाराज जिस तरह 7 नवंबर से इस पदयात्रा को शुरू की, तो हर पदयात्रा में हर पड़ाव स्थलों पर एक संकेत देते हुए आए हैं। उनका उद्देश्य इसी पदयात्रा के जरिए सनातन को एक करने का, जातिवादी के भेदभाव को मिटाने का, श्री के जन्म मुक्ति करने का, यमुना शुद्धिकरण का, ऐसे संकल्पों के साथ में पदयात्रा की आप जानकारी दे रहे हैं कि किस तरीके से ये एकता यात्रा जो है वो लगातार आगे बढ़ रही है, निरंतर आगे बढ़ रही है। पैरों में छाले जरूर पड़ रहे हैं लेकिन कहीं से भी जो मोटिव है वो डगमगा नहीं रहा है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और इंडिया डेली पर इसी तरीके से खबरों का सिलसिला जारी है। फिलहाल गुड मॉर्निंग इंडिया में इतना ही। आप बने रहे इंडिया डेली के साथ, क्योंकि इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 अब इन सभी प्लेटफॉर्म्स पर लाइव देखें।